सबसे पहले चीज क्या थी? पहले है ना, कोई भी जो एटम्स मतलब था, ये लोग इसको है ना न्यूट्रल बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? इसको न्यूट्रल बोलते थे। एटम्स, सोचो, हर एक प्रोसेस में एटम पार्टिसिपेट हो रहा था, एटम पार्टिसिपेट हो रहा था। उसके बाद इन लोगों ने सोचा, इसके बाद इन लोगों ने सोचा क्या कि एटम नहीं पार्टिसिपेट हो रहा, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहा है। वो क्या है? क्लियर? तो उसके लिए सबसे पहले थॉमसन प्लंक पुडिंग मॉडल, चेक करवाया और क्या स्टार्ट कर दिया। 2 मिनट के लिए बेटा। तो सबसे पहले क्या क्या चीज उन लोगों को मालूम हो गई थी? क्या क्या चीज उन लोगों को मालूम हो गई थी? कि एटम्स के अंदर से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं, अंदर जो भी चार्ज है वो ऑसिलेट कर रहे हैं। ये सब कुछ उसको मालूम हो गया था बेटा। क्लियर? सब कुछ उसको मालूम हो गया था। तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत ये थी कि इसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो कैसे हो रहा है, अंदर चार्ज है तो उसका, उस चार्ज का अरेंजमेंट कैसे हुआ है। काफी कुछ क्वेश्चन थे। बाद में उन लोगों ने सबसे पहले थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल आया। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल में क्या हुआ बेटा कि थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल में थॉमसन ने ये बताया कि पूरा तरबूज जैसा होता है, उसमें सारा जो पूरा पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो सीड्स है ना, सीड्स वो इलेक्ट्रॉन की तरह है, इलेक्ट्रॉन है वो। उस तरीके से अंदर एटम्स के अंदर अरेंजमेंट होगी। बट ऐसे अरेंजमेंट होगी बेटा निखिल, तो होगा क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट ही नहीं कर पाएगा तो सीड्स में इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं था। क्लियर? इसलिए वो गलत हुआ। कौन गलत हुआ बेटा? कौन गलत हुआ बेटा? मैंने फिर से बता रहा हूं, कौन गलत हुआ? थॉमसन प्लंक पुडिंग मॉडल गलत। रदरफोर्ड आया। रुथरफोर्ड ने प्लम पुडिंग मॉडल, राइट। रुथरफोर्ड ने क्या बताया? रुथरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली, यहां पे एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, (205 या 210), यहां पे लीड्स ब्लॉक्स रखे। लीड ब्लॉक्स रखने का फायदा क्या था कि यहां से जो अल्फा निकल रहा है, अल्फा आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, ये एक्सीडेंट, ये अल्फा का रे ऑफ बीम निकलेगा। उस रे ऑफ बीम को गोल्ड फॉइल के अंदर इंसिडेंट करवाया, और उसके अराउंड में इन लोगों ने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी थी, ZnS। अल्फा स्क्रीन के ऊपर टच होगा ना तो वहां पे स्पॉट होगा, तो इससे आपको पता चलेगा बेटा कि कौन से सेशन में अल्फा ज्यादा स्कैटर हुआ है। रुथरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। तो इन लोगों ने क्या देखा कि 15 डिग्री पे सबसे ज्यादा स्कैटर हुए थे, और काफी कुछ अल्फा वापिस बैकवर्ड भी आए थे।
तो 15 डिग्री पे कुछ स्कैटर हुए, मतलब एटम्स के अंदर कुछ होलो पार्ट है, कुछ होलो पार्ट है। और बैकवर्ड की तरफ वापिस आए तो उससे यह भी पता चला कि उसके अंदर कोई ऐसा हाईली चार्जेबल पार्ट है जो बहुत ही मतलब दीवार की तरफ है। अल्फा को वापिस लाया। और एक कंडीशन बताओ क्या हुआ बेटा? ये पूरा आइटम है, एक अल्फा गया, ऐसे कुछ पार्ट था अलग अलग, एक अल्फा गया, वो अल्फा डायरेक्टली बाहर निकल गया। अब दूसरा अल्फा आया, वो थोड़ा स्कैटर हुआ, यहां पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई। दूसरा आया तो ऐसे आया। अब ऐसे क्यों हो रहा है आपको भी पता है, अल्फा के पास +2e चार्ज है बेटा। कौन सा चार्ज है दीपेन? +2e चार्ज है। आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? क्या ऐसे कर रहे हो? पूरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं बोल रहा हूं, ऐसे हाँ करो या ना करो। हाँ, तो +2e चार्ज है बेटा। क्लियर? तो बेटा ये +2e चार्ज आपको भी पता है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इससे तो पता चला कि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है कितना? K, Q1 is the ZE, Q2 is the 2E divided by R square। इतना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो रिपल्सिव फोर्स लगने से हुआ क्या बेटा कि ये देखो ऐसे जा रहा था तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलेंगे बेटा? फिर से मैं बता रहा हूं, क्या बोलेंगे? इंपैक्ट पैरामीटर। अब क्या हुआ? अब देखो, इसका स्कैटर एंगल इतना था, इसका स्कैटर एंगल, इसका स्कैटर एंगल देखो, तो मतलब इसका भी इतना था। देखो ये B1, ये B2। तो जैसे B डिक्रीज हो रहा है तो स्कैटर एंगल बेटा इंक्रीज हो रहा था। जब B 0 हो गया, देखो ये पोर्शन, ये लाइन को देखना आप, B = 0, तब वो है ना यहां तक ही पहुंचा, उसके बाद वो वापिस आ गया, मतलब थीटा 180 हुआ। जब B 0 हुआ तब थीटा 180 हुआ। क्लियर? तो B 0 है, थीटा 180 है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेड ऑन कोलाइजन। क्या बोलेंगे? हेड ऑन कोलाइजन। और ये जो डिस्टेंस है कि जहां तक वो पहुंच पाया, न्यूक्लियर ये सेंटर से यहां तक पहुंच पाया, ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये कैसे फाइंड आउट होगा? तो हम लोगों ने थ्रो किया एनर्जी से। वो एनर्जी कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। वो यहां पे स्टेबल हो गया, यहां तक ही गया, स्टेबल हो गया, मतलब किस में कन्वर्ट हुआ होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में। ½ mv², 4πε0। एक था ZE, दूसरा था 2E/R। ऐसे आप R को भी R को मेन बना के, ऑलवेज R किस में आएगा पता है? फर्मी मीटर में आएगा। इससे पता क्या चला?
इसे पता क्या चला कि न्यूक्लियस की जो साइज है वो कौन सी होती है, फर्मी मीटर में होती है। न्यूक्लियस की साइज जो है वो किस में होती है बेटा, फर्मी मीटर में होती है। ये पता चला। क्लियर? ये विजन आपका क्लियर होना चाहिए। फर्मी मीटर यानी कि 10⁻⁻15 मीटर में न्यूक्लियस की साइज हुई। क्लियर? अब दूसरी बात क्या बेटा, कि आप आर का और एम का रिलेशन देख सकते हो। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/m। ओके, तो देन रुथरफोर्ड ने दूसरा क्या बताया, कि चलो उसने ये बताया कि बीच में फ्री स्पेस है और अंदर न्यूक्लियस है। ऐसी बात बताई ना, अंदर न्यूक्लियस है और दूसरा फ्री स्पेस है, उसने ये बताया। उसकी बात सही है बेटा, मना नहीं कर रहे, 110% सही है। तो रुथरफोर्ड ने एक दूसरा एंगल देखा कि चलो न्यूक्लियस सेंटर में है तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। तो उसने उस टाइम पे एटॉम पूरा अपना जो स्पेस में प्लैनेटरी मॉडल होता है, प्लैनेटरी मॉडल, उस प्लैनेटरी मॉडल के हिसाब से उसने क्या बताया कि हल्के प्लैनेट को सन के अराउंड रोटेट होने के लिए, हल्के प्लैनेट को सन के अराउंड रोटेट होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है बेटा, उसके अराउंड रोटेट होना पड़ता है। अदरवाइज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस सन उस प्लैनेट को अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है, बिकॉज ऑफ बोलो बेटा, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के अराउंड रहने के लिए उसके अराउंड रिवॉल्व करना होगा। अब जब रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो रुथरफोर्ड का मॉडल क्या क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा हूं। रुथरफोर्ड ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। उसकी बात सही थी, बट उस टाइम पे एक चीज क्या फाइंड आउट हो गई थी पता है, कि इलेक्ट्रॉन है ना एनर्जी को एमिट करता है, जिसको हम लोग बोलते थे फोटोन। तो अब वो एनर्जी को एमिट करेगा तो अब वो लोअर ऑर्बिट पे जाएगा। तो रुथरफोर्ड ने क्या बताया कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे स्फेरिकल रिवॉल्व करेगा। स्फेरिकल मतलब जिसको हेलिकल बोलते हैं, सॉरी स्फेरिकल नहीं, हेलिकल। और लास्ट में वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएगा। बेटा आपको भी मालूम है ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। सही, आपने फेस हिलाओ, मुझे आंसर दो। नहीं है बेटा सिमरन। क्लियर? इसलिए हम लोग रुथरफोर्ड उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसका मॉडल सही था, बट उस मॉडल का जो एक्सप्लेनेशन था उसमें स्टेबिलिटी वो नहीं, ये लिमिटेशन हुई। दूसरी बात, यहां से वो यहां जब आएगा तब एनर्जी का एमिशन होगा, वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एचवी, और रिवॉल्व करेगा वो फ्रीक्वेंसी, वो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तो वो भी सेम नहीं हुई। तो ये दो स्टेबिलिटी और रिवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी और एमिशन फ्रीक्वेंसी बोथ आर सेम होनी चाहिए, ये दोनों लिमिटेशन आई किसकी, रदरफोर्ड या रुथरफोर्ड जो बोलो वो। तो हमारे टेक्स्ट बुक में बेटा निकालो, इंट्रोडक्शन रीडिंग करोगे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रुथरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, बेटा थियरी में से निकल गया। सर तो पढ़ाया क्यों? आप पूरी फी पे कर रहे हो तो मेरे को कोर्स पूरा चलाना तो होगा ना बेटा, है? राइट है ना?
इसलिए चलाया बेटा। क्लियर? ये पूरा ग्राफ देखो, ये आप ट्रेजेक्टरी जो थी वो ट्रेजेक्टरी 12.1 तो वो 10⁻15 मीटर, और उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 12.2 वो दोनों निकल गया है बेटा। यहां तक नहीं करना है आपको, एग्जाम में नहीं आएगा। अबे सर तो क्यों करवाया? डोंट वरी, नीट में आपको पूछ के आएंगे क्या है, जेडब्ल्यू में पूछ के आएंगे सिमरन क्या कि मैं ये टॉपिक लूं या ना लूं, सब लिया है, कंसीडर करना पड़ेगा अभी। ओके, अब बारी आती है बेटा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो एक एक्सप्लेन किया अभी, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालो, उसमें ये पहला पैराग्राफ और उसके बाद जो पैराग्राफ है ना, वहां पे लिख दो लिमिटेशन ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल। ये करना होगा बेटा, लिमिटेशन ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल। તમારો વોઇસ બહુ આવે છે સર, બેટા મારો વોઇસ બહુ આવતો તો તમે ધીમો કરી દો ને, એ ઓપ્શન ના હોય તમારી જોડે પ્રિયાંશુ? ઓકે, તો બી બહુ આવે છે, કશિશ વધારે પડતો આવે છે અવાજ? ચલો દૂર રાખો, ચલો બસ માઇક। ચલો માઇક દૂર થઈ ગયું છે હવે, જેટલો આવે એટલો નસીબ। આમાં શું પ્રિયાંશુ, ક્યારેક એનર્જેટિક થઈ જવાય ને તો અવાજ વધી જાય બેટા। હવે એનર્જેટિક થવું ને એ બેટા મારા નેચરમાં છે। બેટા રુથરફોર્ડ નું લિમિટેશન મોડેલ ભણ્યા તમે લોકો? હા, આવી ને મજા આવે ને બેટા મને, હે રુથરફોર્ડ નું મોડેલ ભણ્યા ને તો મજા આવે મને બેટા। क्लियर? तो ये लिमिटेशन आपको करनी है। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट थियरी जो है वो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। यहां पे पहुंचे, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इस साल के लिए। क्लियर? और आगे क्या क्या करना था, जेडब्ल्यू नीट का पोर्शन मैंने वो करवा दिया, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना। एक्चुअल में आपने आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा, फिर भी आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए प्लीज बेटा। इसका ले लीजिए, और इसका ले लीजिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है ना, अभी रुथरफोर्ड मॉडल के हिसाब से देख रहे हैं। थियरी का नाम है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। रुथरफोर्ड ने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए उसको कंपलसरी बेटा रिवॉल्व करना होगा, राइट? ये उसकी रेडियस आर है, इसकी स्पीड v होगी यहां पर। सबको इतना तो मालूम होगा ना किसको क्या बोलेंगे वो, है ना बेटा? तो रिवॉल्व कर रहा है तब ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स। Fc is equal to Fe। क्लियर? Fc is equal to Fe। Fc का फॉर्मूला बोलो, Fe का फॉर्मूला बोलो। क्लियर?
अब देखना मजा आने वाला है। mv स्क्वेयर बाय आर, के मतलब 1/4πε0 Q1। अबे ओ बेटा बोलो व्हाट इज द Q1? ये Q1 है तो ये Q2 है, ZE into E अपॉन R को कट कर दो, इस R को ऐसे ले जाओ और mv स्क्वेयर को नीचे ले जाओ, तो R इज इक्वल टू क्या इक्वेशन आया, ZE स्क्वेयर अपॉन 4πε0 इंटू mv स्क्वेयर। अभी रट्टा मत मारना इसको, अभी है ना बोर मॉडल तक नहीं पहुंचे हम लोग। बोर मॉडल इसको ऐड करेगा, है ना मिली बेटा, क्या करेगा, इसको ऐड करेगा बोर मॉडल। क्लियर? मैं सबको देख रहा हूं, ओके, सभी को देख रहा हूं, जो बाथरूम में बैठे उनको भी देख रहा हूं बेटा। वीडियो बंद करके बैठे वो लोग बाथरूम में बैठे होंगे ना बेटा। सही बोला ना पंथी निखिल खांड बेटा, मैंने सही बोला ना, है बेटा? तू पहले से वीडियो ऑन करके बैठा इसलिए मैं तुझे पूछ रहा हूं। हाँ सही बोला। क्लियर? तो ये रेडियस का फॉर्मूला मिला, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला मिला। अभी देखो बोर मॉडल नहीं आया है, जब बोर मॉडल आएगा ना तब V का फॉर्मूला रखेंगे, L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू NH/2π, वो कल होगा, अभी उस V की वैल्यू यहां पे रखने वाले हैं फ्यूचर में। ओके, बात समझ में आई ना? अब एनर्जी के ऊपर जाएं। चलो अभी देखो फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, mv स्क्वेयर बाय r इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है निखिल, तो सोचेगा सर टेक्स्ट बुक में तो Z दिया नहीं है, तो हाइड्रोजन के लिए Z1 होगा। अब R कट हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग होता है 1/2 mv स्क्वेयर बेटा। तो देख 1/2 mv स्क्वेयर तेरे पास है, ये पूरा mv स्क्वेयर है, देख ले यहां तक, है ना? तो mv स्क्वेयर क्या मिला, 1/4πε0 ZE स्क्वेयर बाय R, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन मिलने जा रहा है 1/8πε0 ZE स्क्वेयर बाय R, इक्वेशन नंबर 1। अब पोटेंशियल एनर्जी, अरे सर के Q1 Q2 बाय R बेटा 4πε0, Q1 is the ZE, Q2 is the minus E। ओके निखिल, क्या बोला मैंने बेटा, माइनस E, बिकॉज माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव लेना है ओके है। चलो अपॉन R, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला -1/4πε0 ZE स्क्वेयर बाय R। तो काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज, अबे इसका नीट का पोर्शन देखना बेटा, क्या करवाने जा रहा हूं। R इंक्रीज होगा तो K डिक्रीज होगा, बट U के लिए R इंक्रीज होगा तो U भी इंक्रीज ही होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, इसलिए आगे साइन कौन सी है, नेगेटिव है। चलो टोटल एनर्जी, तो K प्लस यू है, K प्लस यू ना, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में देखो 1/πε0 ZE स्क्वेयर बाय R कॉमन निकला दोनों में से, इतना तो समझ में आता है बेटा। अब 12th में पहुंच गए, यहाँ पे बचा 1/8 देख लो, और यहाँ पे बचा -1/4। इसका एडिशन करना आता है, तो टोटल एनर्जी का इक्वेशन क्या मिलने जा रहा है बेटा, -8πε0 ZE स्क्वेयर बाय R, ये इक्वेशन नंबर 3। इसका नीट का सेशन करवाओ तो K इज इक्वल टू U इज इक्वल टू -2K और E इज इक्वल टू -K, ये दो चीज याद रखना।
पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से डबल होती है, बट -2 होती है, और E इज इक्वल टू -k। प्लीज रिमेंबर। ओके, तो बेटा मुझे जल्दी है क्या? देखो, मुझे जल्दी है पढ़ाने की? नहीं। आपको पढ़ने की जल्दी है क्या? नहीं, किसी को नहीं है, ना मुझे है ना आपको है। तो एक काम क्या करते हैं कशिश है, आकांक्षा, क्या काम करेंगे अभी है ना, एक बार लिखो इसको। अंदर थी हम आनंद ने विभूति थसे, फुवारा छूट से, राइट। एक बार लक्षण तो मजा आ जाया कर से बेटा, है ना दीपेन? पंथिल मजा आवे कि ना आवे? हम क्यों एक बार लखो तो केવું લાગે ખબર? આ તો આપણું છે, અમારા બાપાનું એમ થઈ જાય તમને। ખ્યાલ આવ્યો? ओके। तन्या बोल रही है सर मुझे कुछ पता नहीं चला। कुछ नहीं बेटा, लिखने का है। ओके, चलो, तो ये रही स्क्रीन आपके सामने। बोर्स मॉडल ने क्या बताया, सुनना पहले बेटा, एकदम आराम से, सबको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सपोज रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। जब वो रिवॉल्व कर रहा है तब खुद की ग्राउंड स्टेट होगी उसके पास, सभी के पास खुद की ग्राउंड स्टेट होगी बेटा। श्लोक क्या बोला मैंने? उसके पास ग्राउंड स्टेट होगी। जब वो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है ना, तब वो कोई एनर्जी का एमिशन नहीं कर रहा है, तब वो कोई एनर्जी का एमिशन नहीं कर रहा है। और उस ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे, क्योंकि वो एनर्जी का एमिशन नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको स्टेशनरी बोलेंगे। और सेकेंड पोस्टुलेट में ये बोला कि ऐसी ऑर्बिट जो होगी वो ऑलवेज h/2π के मल्टीपल इंटीग्रल में होगी। उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π के मल्टीपल, मतलब ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात की वन स्टेशनरी ऑर्बिट, तो वो उसको डिफाइन कैसे किया बेटा? मिली बेटा, उसको डिफाइन कैसे किया? तो उसने ये बताया कि उस स्टेशनरी ऑर्बिट कैसे डिफाइन होगी, तो रिवॉल्व हो रहा है इसलिए उसको एंगुलर मोमेंटम में डिफाइन करेंगे। तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल इंटीग्रल में होगा। मतलब उसने क्या बताया फिर से बेटा? कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व कर रहा है तब कोई एनर्जी का एमिशन नहीं कर रहा है। इसको ग्राउंड स्टेट और स्टेशनरी, और ये स्टेशनरी ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π के मल्टीपल इंटीग्रल में होगा, where h is equal to Planck's constant 6.63 × 10⁻34 जूल into second, you know about very well। and the third postulate क्या बताया? कि वो अभी हाई एनर्जी लेवल पे है, वहां से लो एनर्जी लेवल पे आए, इलेक्ट्रॉन यहां से, फिर से मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप लगा के यहां पे आएगा, तब उसकी जो डिफरेंस होगा ना एनर्जी का, उतने डिफरेंस वाले एनर्जी का फोटोन का एमिशन होगा। एक फोटोन एमिट करेगा वो, और फोटोन की फ्रीक्वेंसी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। hv is equal to ei minus ek। This is the third postulate। This is the third postulate बेटा। तो आपके टेक्स्ट बुक में 3 पोस्टुलेट बेटा दे रखी है, सबको मालूम है। देखो पहले रीड करो पोस्टुलेट्स, चलो जल्दी से, टेक्स्ट बुक में लिखिए। बोर्स मॉडल करके थियरी है ना वहां पे, देवराज ढूंढ रहे हो कहां चली गई? ऐसा थोड़ी ना चलेगा बेटा।
फर्स्ट पोस्टुलेट में से बीच में से एक लाइन काट दो, चलेगा। बीच वाली जो है ना, उस लाइन को काट दो, लास्ट लाइन डायरेक्टली आ जाएगी। इट्स नोन एज अ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। पहली दो लाइन रखना, मतलब बीच में से काटना है, पूरी लाइन को मत काट देना। पोस्टुलेट मतलब क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, और उसी के बेस से हम लोग थियरी बनाएंगे। बोर्स लॉ नहीं है, देखो। हाँ चिराग भाई।